बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इसमें कुछ रद्दोबदल तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। ब्रेक पे जिससे पहले हम बात कर रहे थे रीजनल क्रिकेट जो है इस्लामाबाद के वहाँ के तमाम अहदेदारान को फारिग कर दिया गया है। अब जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ रद्दोबदल की बातें इस वक्त चल रही हैं। अहमद कुरैशी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सेम सवाल, सिलेक्शन कमेटी को लेकर आपका क्या स्टांस है? देखिए, मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस जरूरी हैं क्योंकि ये जो सिलेक्शन कमेटी है तो कोई सर है ना पैर है, कोई समझ नहीं आती। ये लोग बड़ा सोच के फैसले करते हैं और इनके फैसलों की कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक को कैप्टन की से और दूसरा जो कोच है, हेड कोच, उसकी से काफी हद तक मैटर करती है। सिलेक्शन कमेटी ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के भी एक अच्छा खासा रोल होता है टीम की सिलेक्शन में, लेकिन ये जो सिलेक्शन कमेटी है मेरा भी ख्याल भी ये ज्यादा सस्टेन कर सकती है और इसमें चेंजेस बिल्कुल होने चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी में वो लोग आने चाहिए जो प्रॉपरली डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। खासतौर पे जो डोमेस्टिक की जो टीम्स हैं उनके साथ अगर एसोसिएटेड लोगों को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि ऐसे प्लेयर्स, एक्स क्रिकेटर्स या ऐसे स्टाफ या ऐसे लोग जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं उनको ज्यादा बेहतर आइडिया होता है कि डोमेस्टिक में कौन सा प्लेयर किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मेरे ख्याल में बड़े नामों की तरफ हमेशा पीसीबी जब भी जाने की कोशिश की है, पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के लिए पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी है। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए और उन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में लाना चाहिए जो सिलेक्शन कमेटी को की जॉब राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अहमद, आपने बात की है तो फॉर इंस्टेंस कौन सा ऐसा नाम क्विकली आपके ज़हन में आता है कि जनाब ये बंदा जो है ना वो ऑन मेरिट सिलेक्शन करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहेगा और बगैर किसी इन्फ्लुएंस के तमाम फैसले करेगा? देखिए हमजा, इस तरह से कहना तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक को जिस तरह से स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा बनाया है उनको इस हवाले से रोल दिया जा सकता है। इसके अलावा सलमान भाई को मुझे नहीं पता कि अब पीसीबी का क्या स्टांस होगा। सलमान भट्ट को रीच आउट किया जा सकता है। वहाब रियाज साहब वैसे ही जो है वो फिटिंग हुए हैं पीसीबी में, उनके पास कोई रोल नहीं है तो उनको शायद कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अब जिस तरह अब्दुल रज़ाक हैं या सलमान भट्ट हैं या और इस तरह के लोग हैं, ये लोग ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं और ये पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने जो है वो जाती हैसियत में भी काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। इस तरह के लोग अगर आएंगे जो कम से कम क्रिकेट के साथ ग्रास रूट लेवल पे एसोसिएटेड हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके कि आप उन लोगों को ले आए जो टीवी पे बैठे रहते हैं पूरा साल, टीवी से उठा के आप उनको पीसीबी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। में आज अब बिल्कुल समझ लग गई कि आपने जो 2-3 नाम दिए और वो अच्छे क्रेडिबल। आपने बीच में वहाब रियाज का नाम लिया तो वहाब रियाज तो अहमद इससे पहले भी ये सर्विसेज दे चुके हैं, उनको उन कमेटी का हेड भी बनाया गया, लेकिन खातिर खा उस तरह के रिजल्ट सामने आए। लेकिन उनके कुछ मरासिम ऐसे हैं कि उनको पहले फ्रंट पर लाया गया, वहां पर बैकलैश फेस करना पड़ा तो उनको वापस कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। तो अली तनोली साहब, ऐसा कोई नाम आपके जहन में आ रहा है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी फारिग होती है तो कोई वो चेहरा जो ऑन मेरिट बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के कोई फैसले कर सके और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसले कर सके? मोहसिन नकवी साहब ने ये जो अभी स्टेप लिया है कि अभी इन्होंने इस्लामाबाद रीजन से ये स्टार्ट लिया और इन्होंने देखा कि जो कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरिट को फॉलो नहीं किया जा रहा उनको वहां से हटाया जा रहा है। जैसे अभी भाई ने बात की कि वहाब रियाज कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करते हैं। सिस्टम देखें, जो भी एक सिलेक्शन कमेटी है उसको साइडलाइन किया जाता है और वहाब रियाज इसमें अपना रोल प्ले करते हैं और उन लोगों को आगे लाया जाता है जिसकी उनके साथ दोस्ती है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब से, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ओवरऑल एक चीज रखें और मेरिट को सामने रखें। और आपने देखा ये इन 3 दिनों में जो भी वहाँ पे नेशनल एकेडमी में जो लोग बुलाए गए उसमें बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज किया गया। और फिर आपने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता था कि हमारा बेस कैंप जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने कल को प्रैक्टिस ही नहीं की। और प्रैक्टिस ना करने की वजह उनको यही है कि भाई मेरा तो बहुत स्ट्रांग बेस कैंप है, मुझे तो कोई हिला भी नहीं सकता। जब तक आप मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इससे बेहतर है कि आप कोई न कोई इंटरनेशनल कोच जो आप लाते हैं उस पर ट्रस्ट करें, उसको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उससे जब आप उसको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएंगे तो उससे आप बेहतर सवाल कर सकते हैं। जब आप जैसन कोई भी कोच आता है उसको आप जो पिचेस की कंडीशन है, बॉलर्स की कंडीशन है, बैटर्स की कंडीशन है,
वो बेचारा वो रीड ही नहीं कर पाता, उसको आप 2-3 माह में आप उसको चेंज कर देते हैं। जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, इन्होंने मेंटोर्स रखे, मेंटोर्स का रिजल्ट आपके सामने था, उनको इतनी हैवी महारत दी जाती थी और उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लोग ही सामने लाए और उसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया। पर इसमें सबसे जो मेन बात है वो समझने वाली है कि चेयरमैन पीसीबी को कहीं ना कहीं मेरिट को सामने रखना चाहिए। उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इसका असर जो है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ता है तो क्रिकेट ही इफेक्ट इससे होगी। अहमद सईद साहब, आपका क्या इस पर क्या स्टांस है? देखिए, टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर आप लोगों की तलाश की बात कर रहे हैं कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चैंपियन टीम होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी टीम सिलेक्शन के बारे में रूथलेस होती हैं, रूथलेस डिसीजन जो है वो लेने होते हैं। मेरे जहन में इस वक्त जो नाम आ रहा है वो एक यूनुस खान का नाम है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब टीम के कप्तान भी थे और उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी हैं। तो यूनुस खान यकीनन एक ऐसा नाम हो सकते हैं जो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। माजी में जिन लोगों को लेकर आया गया सिलेक्शन कमेटी के अंदर, जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 नाम हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं और अलीम डार हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाएगा क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं था सिलेक्शन के डिसीजंस के अंदर। इनको जो भी समरी भेज जाती थी वो एज इट इज उसको साइन करके आगे फॉरवर्ड कर देते थे, यानी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड जो होती थी उसके ऊपर वो साइन करके तो उसको आगे भेज देते थे। तो अब पीसीबी जो चाहती है कि ऐसे लोग हैं कि जो न सिर्फ ग्रास रूट से आगाह हों, वहाँ पर काम करके आए हों और वहाँ पर उन्हें पता हो कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के लोगों की तलाश जो है पीसीबी ने जारी की और कहा जा रहा है कि 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे बात हो चुकी है पीसीबी की और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इंडक्ट भी किए जाएं सिलेक्शन कमेटी के अंदर। तो सिलेक्शन कमेटी में ये तब्दीली भी जो फ्यूचर का प्लान है उसको सामने देख कर की जा रही है। इसमें पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट है बहुत ज़्यादा और उसमें भी ज़्यादा जो है वो डोमिनेंसी हमें T20 मैचेस की देखने के मिलेगी 2026 T20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी जो है वो ऐसे लोग लाए जाएंगे जो उस प्लान के साथ मैच करते हो जो माइक हैसन बतौर हेड कोच लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अगला टॉपिक, अहमद कुरैशी साहब, आपका बड़ा फेवरेट, आपके फेवरेट बैटर जो हैं बाबर आजम से रिलेटेड, हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि जनाब बाबर आजम साहब इजी हो जाए, आप हमारे प्लान्स का हिस्सा है, हमें कहीं परेशान ना हो जाएगा, डिप्रेशन में ना जाइएगा, रेड बॉल तो खेलेंगे, वाइट बॉल ओडीआई खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये खबरें भी हैं कि बाबर आजम और रिजवान की T20 में सिलेक्शन रोक दी गई है, तमाम दोनों खिलाड़ी जो हैं वनडे और टेस्ट खेलते रहेंगे। तो ये एक तरफ हौसला भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक क्लियर कट मैसेज है T20 को लेकर कि जनाब T20 में आपका सफर जो है तमाम हो गया। तो ये समझते हैं दुरुस्त फैसला है इस दुरुस्त वक्त में, क्योंकि आगे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। देखिए हमजा, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी इंडिविजुअल स्टार हो, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई भी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा नहीं है। जो परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहेगा, वो जो परफॉर्म नहीं करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में हमने जो इतना पाकिस्तान क्रिकेट ने सफर किया है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि हमारे मुल्क और हमारी क्रिकेट से बड़े हमने इन प्लेयर्स को बना दिया था और बड़ा सुपरस्टार बना दिया था कि मैच भी हार जाते थे तो बाबर आजम की कवर ड्राइव की एस्थेटिक वीडियोस आनी शुरू हो जाती थी, जो क्या कवर ड्राइव खेलते हैं। तो आई थिंक कि माइक हैसन का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कि जो एक तो दो उसके माइंड में चीजें हैं। एक ये कि जो परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे चाहे कोई भी फॉर्मेट हो वही प्लेयर रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। दूसरा उसका माइंडसेट ये है कि उसको ऐसे प्लेयर चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करें। अगर बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करते हुए अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे रन्स करते हैं T20 में, तो ऑब्वियसली बाबर आजम को कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर रिजवान एज वेल। लेकिन अब बाबर आजम अगर पावर प्ले भी खा जाए पूरा और अगर वो स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक नहीं है, रन्स बनाने पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी माजी की परफॉर्मेंसेस की बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो ये मुझे मुश्किल होता हुआ नजर आता है माइक हैसन के दौर में, और होना भी इसी तरह से चाहिए। बाबर आजम को मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज है जुलाई में और उसके पुश सीरीज में परफॉर्मेंसेस की बेस पे वेस्ट इंडीज में भी चांस मिल सकता है और उन परफॉर्मेंसेस पे फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे एशिया कप वगैरह में बाबर आजम को रखना है या नहीं रखना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो यंग प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को देखें
तो बाबर आजम हो, रिजवान हो, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है टीम के अंदर जगह बनाना, क्योंकि आप किसको बाहर निकाल के इनको रखेंगे।